नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले खबर आतंकी लाजर मसीह से जुड़ी हुई। एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बसंत पंचमी को कौशाम्बी पहुंचा था लाजर मसीह। भेष बदलकर महाकुंभ में जाने की तैयारी इसने की थी और सख्त सुरक्षा के कारण महाकुंभ में नहीं पहुंच सका आतंकी के मोबाइल से कोडवर्ड में चैट मिली है। तो एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कुंभ में सुरक्षा के कारण नहीं घुस पाया। आतंकी के मोबाइल से कोडवर्ड में चैट मिली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धारा सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं कौशाम्बी से ज्यादा जानकारी के साथ। धारा, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट मिल रही है? बताया जा रहा है आतंकी लाजर मसीह को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। गुरुवार को यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने इस आतंकी लाजर मसीह की गिरफ्तारी की थी। इसके बाद इस मामले में एटीएस की एंट्री हो जाती है। एटीएस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो ये बात सामने आई है कि आतंकी लाजर मसीह लखनऊ से कौशाम्बी आया था। उसके निशाने पे कहीं ना कहीं महाकुंभ था। महाकुंभ में वो दहशत फैलाना चाहता था। वो माघी पूर्णिमा में हर हाल में कौशाम्बी के बॉर्डर से प्रयागराज की सीमा में दाखिल होना चाहता था, लेकिन लिहाजा योगी सरकार की ओर से जो अवैध सुरक्षा थी, इसके चलते वो अपने मंसूबों में नाकामयाब रहा। इस दौरान वो लगातार अपने आकाओं से जर्मनी और जो आईएसआई से जुड़े लोग हैं उनसे लगातार वो सिग्नल ऐप के जरिए जुड़ा था। वो अगली प्लानिंग कर रहा था महाशिवरात्रि पे भी कि अगर माघी पूर्णिमा उसका जो मंसूबा फेल हो जाता है तो अपने मकसद में वो माघी पूर्णिमा को टारगेट ना करके महाशिवरात्रि वहां पे दहशत फैलाने की एक साजिश कर रहा था। बहरहाल उस पूरे साजिश में नाकाम रहा और समय रहते ही यूपी एसटीएफ की टीम और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इसकी गिरफ्तारी की गई। इसमें अहम क्लू ये भी निकलकर सामने आया है कि लगातार जिन लोगों के संपर्क में था वह सिग्नल ऐप के जरिए तमाम कोड वर्क में चैट भी सामने आए जो एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसमें बताया जा रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो हवाला के जरिए एक इसको मोटी रकम मिलती, जिसके बाद जिस एजेंट के जरिए अपना पासपोर्ट बनवा रहा था गाजियाबाद के पते से, कहीं ना कहीं विदेश भागने की तैयारी में था। तो इसको लेकर के यूपी एटीएस ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इससे जुड़े तमाम लोगों को कि हवाला के जरिए आखिर इसके तब पैसे भेजने की कौन तैयारी कर रहा था, इसके अलावा इसके कौशाम्बी प्रयागराज में पनाहगार कौन थे, किन किन लोगों के पनाह में था। तो ऐसे 84 लोगों के डिटेल्स जो है वो सामने आई है। इस मामले को लेकर के कौशाम्बी, कानपुर से लेकर के पीलीभीत तक इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कीजिए। ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल के यूपी एटीएस की ओर से इसमें एक बड़ा खुलासा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धारा से। और संभल में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल की 7 कंपनियां तैनात की गई है। साथ ही पीएसी की भी तैनाती की गई है। लगातार पूरे इलाके पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। शोभा यात्रा को लेकर तमाम सीनियर ऑफिसर भी मौके पर मौजूद हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरह से होली के जश्न में मशगूल हैं बच्चे और दूसरी तरफ प्रशासन का सख्त पहरा। संभल में रंग एकादशी जुलूस शुरू होने से पहले सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शोभा यात्रा के मार्ग पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया और असामाजिक तत्वों को साफ संदेश दिया गया कि अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। संभल में रंग एकादशी का जुलूस निकाला जा रहा है और इसी के मद्देनजर पूरे शहर में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है। खास बात यह है कि स्थानीय लोग संभल में आज से ही होली खेल रहे हैं। संभल में आज होली का महोत्सव मनाया जा रहा है और इसको लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एडिशनल एसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में पीछे देख सकते हैं आप फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सर, ये पूरे इलाके में आप घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ तक रंग एकादशी के लिए संभल में पर्याप्त पुलिस पर लगाया गया है और जुलूस लगभग 1:30 बजे निकलेगा और अन्य सभी मोहल्लों पर
होली का त्यौहार जो कि रंग एकादशी के रूप में है लोग मना रहे हैं और सकुशल सभी जगह शांति व्यवस्था स्थापित है। अच्छा सर, कितने इलाकों में आप लोग घूमे हैं अभी तक? कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मूवमेंट की गई है? अभी तक खरगोश सराय, मैथा मार्केट और संभल नखासा के क्षेत्र में भ्रमण किया गया है और सभी जगह फोर्स को चेक किया गया है और फोर्स तैनात है और लोग रंग खेल रहे हैं। जिस इलाके में अभी हम घूम रहे हैं ये मुस्लिम माहौली इलाका है, तो यहाँ पर शांति व्यवस्था सब चाहते हैं? बिल्कुल, ये डाक खाना का कोट गरबी का इलाका है और यहाँ मुस्लिम माहौल है, लेकिन फिर भी और जो जिन मोहल्लों में हिंदू लोग रहते हैं वो सभी रंग खेल रहे हैं और सभी जगह कुशलता है। संभल के सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इसमें सीओ अपने साथियों संग होली की मस्ती में जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। होली सॉन्ग पर सीओ के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वहीं सीओ अनुज चौधरी का पीस कमेटी की बैठक का भी एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीओ अनुज चौधरी होली को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की वही बाहर निकले। संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, तो घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। वहीं सीओ अनुज चौधरी के बयान पर एसपी सांसद बर्क ने कहा कि अफसर का काम सुरक्षा देना है, लोगों को डराना बिल्कुल नहीं है। प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, एक छोटी सोच है। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्योहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। कि ऐसे अधिकारी की तारीफ नहीं बल्कि ऐसे अधिकारियों को तो कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित करना चाहिए जो कि आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। संभल सीओ के बयान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने हमला किया और उन्होंने संभल सीओ पर करारा हमला किया। सपा सांसद ने साफ किया कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। संभल सीओ के बयान पर सीएम योगी का भी बयान आया था कि वो एक पहलवान है और पहलवान की भाषा अलग तरीके से होती है, वो विपक्षियों को नागवार गुजरी है, लेकिन आपकी भाषा भी बहुत तल्ख रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि समाजवादी में 90% पहलवान ही हैं। तो जब समाजवादी भाषा बोलता है तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए, फिर क्यों तिल मिलाते हैं? ये उनके पाले हुए गुंडे टाइप के लोग हैं और जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की बात करते हैं। इनकी बातों पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, न संज्ञान लेना। लेकिन एक पुलिस अधिकारी को टुच्चा गुंडा कहना क्या जायज है? जिस भाषा या फिर गेरुआ पहन लेना चाहिए। ने भी निंदा की है और उस आदमी को तो वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठना हो, वर्दी उतार के खादी उतार के खादी पहन ले, चाहे गेरुआ पहन ले, कुर्सी पर बैठकर वो होते हैं कौन बोलने वाले? एसपी नहीं है उनके, एसपी कुछ एक संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड करे। ऐसे अधिकारी समाज में जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। यूपी में संभल के सीओ अनुज चौधरी के 14 मार्च को होली को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नाराजगी जताई है
और इसे हिंदू लीडर जैसा बयान बताया है। मुस्लिम लीग ने चेतावनी दी है कि अगर होली के दिन संभल में कोई झगड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी अनुज चौधरी की होगी। मुस्लिम लीग ने डीजीपी को पत्र लिखकर अनुज चौधरी को संभल से हटाने की मांग की है। मुझे अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीओ संभल होगा और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहाँ से तबादला करे। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एएसआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए मोहलत दी। अब 12 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। जामा मस्जिद कमेटी ने पिछली सुनवाई पर एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ बाजार नहीं लगाने देंगे। महामंडलेश्वर ने कहा कि एक तरफ ये कांवड़ बनाते हैं, बाद में हरिद्वार के बाहर पत्थरबाजी करते हैं। जरूर अपील करूंगा कि हिंदू धर्म कहीं ना कहीं शुद्धता, शुचिता, पवित्रता का ध्यान रखता है। तो हिंदू धर्म के लोगों को चाहिए वो इस थूक जिहाद से, इस मूत्र जिहाद से अपने को दूर रखें और हिंदुओं को जहाँ थूक और मूत्र जिहाद ना हो वहीं से सब्जी लेनी चाहिए, फल लेना चाहिए, सामान लेना चाहिए, वहीं से व्यवहार करना चाहिए। और मैं तो आज लखनऊ की इस भूमि से ये बोल रहा हूँ कि इस बार श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यवसाय कांवड़ बनाने का मुसलमान आके करता है। वो पता नहीं वहाँ भोलेनाथ को थूक लगा के कांवड़ पे बैठाता होगा कि क्या करता होगा। वहाँ कांवड़ सजाता है और हरिद्वार से बाहर निकलते ही उस कांवड़ पे पत्थरबाजी करता है। तो हरिद्वार में वैसे भी मुसलमानों को का प्रवेश निषेध है उस परिक्षेत्र में या वहाँ व्यापार करने में। इस बार हम साधु संत हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का खेल बना दिया है। अखाड़े के महंत ने हरिद्वार के सिलसिले में कहा है कि वहाँ कांवड़ यात्राएं जो होंगी उसमें मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। ये अजीब तुरफा तमाशा है। ये कैसे मजहबी रहनुमा है? मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है दिलों को जोड़ना, न कि दिलों को तोड़ना। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी जुबान पर, अपने नजरिए और अपनी सोच पर लगाम लगाना चाहिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी के कांवड़ यात्रा और होली पर मुसलमानों पर दिए गए बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का भी बयान आया। उन्होंने साफ किया कि इस बयान का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हर बयान का सरकार का कोई साधनादेश नहीं होता। इस तरह की बयान में आती रहती हैं, लोग संज्ञान लेते नहीं लेते हैं, एक सामाजिक विषय है, लेकिन इसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बाबा रामदेव का बयान सामने आया। रामदेव ने कहा कि ट्रंप आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ टेररिज्म का रिकॉर्ड बना दिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है। उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। दूसरे जो गरीब और विकासशील देश हैं उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है, ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जो दुनिया में एक भयावह बनी हुई है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। मंत्री संजय निषाद के होली वाले बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने मंत्री संजय निषाद को डिस्टर्ब बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सारे त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। ये संजय निषाद तो स्वयं घिरा हुआ है। एक कोई नवयुवक की मौत हुई है, उसमें जो अपना सुसाइड नोट दिया है वो घिरा हुआ है और डिस्टर्ब है। तो जो व्यक्ति डिस्टर्ब हो तो अनाप शनाप बात करेगा ही, उसकी कोई ये हैसियत नहीं है कि होली के त्योहार जो देशवासियों के लिए आपसदारी भाईचारा का त्योहार है और हम सभी देशवासी सनातन से बहुत दिनों से इसको मनाते चले आ रहे हैं, तो सारे लोग इस त्योहार को मनाएंगे। और हमारी परंपरा रही है कि हम सभी त्योहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, जितने हमारे त्योहार होते हैं, चाहे ये क्रिश्चियन वाला होता है, तो सारे त्योहार को हमेशा हम आपसदारी भाईचारा और परंपरा के अनुसार मनाते हैं। सदन में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को लताड़ लगाई। उन्होंने विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने मांग की कि विपक्ष का एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए ताकि ये नियम कायदे सीख सके। नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी समय संख्या के साथ जितना भी मौका मिलेगा इनको मिलेगा। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन। ये नियम पढ़ते नहीं। आई हैव बीन द लीडर ऑफ द बीजेपी इन हिमाचल प्रदेश in the Vidhan Sabha as an opposition, and during their regime I have got the best legislature award also. कानून तो पढ़ना सीखो, चर्चा करना तो सीखो। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का, और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come. And the government is ready to discuss anything. कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में मतदाता सूची का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के मुताबिक देश भर में मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि संसद में इसे लेकर चर्चा हो। वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं।
हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में किसानों को होली के मौके पर योगी सरकार की तरफ से खास तोहफा दिया गया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़ा दी गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2425 रुपए हो गया है। वहीं मंत्रिपरिषद ने बलिया में मेडिकल कॉलेज की जमीन को मंजूरी मिल गई है। बुलंदशहर में कृषि विभाग की जमीन को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए आवंटित कर दिया गया है। सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान को 1 अरब 76 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वहीं आगरा यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए गृह विभाग की जमीन हस्तांतरित की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2425 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। 17/3/25 से 15/6/25 तक इनकी खरीद होगी गेहूं की। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि भगवान राम से संबंधित जो भी प्रसंग है श्रद्धालु वो भी देख पाएंगे। श्रद्धालु भगवान राम के जन्म से लेकर लंका विजय तक की सारी लीलाएं अत्याधुनिक तरीके से देख सकेंगे। राम मंदिर परिसर में 1 साल के अंदर रामकथा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम भी बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर राम मंदिर भवन निर्माण समिति और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों ने काम करना शुरू कर दिया है। म्यूजियम बनाने के लिए कैडमिन नाम की कंपनी से समझौता किया गया है। हम आशा करते हैं कि यह जो कार्य होगा लगभग इसमें 6 महीने लगेंगे और इसी 6 महीने में जो गैलरी का निर्माण है, विशेष रूप से वहाँ की बिजली की क्या आवश्यकता होगी, रिफ्लेक्शंस कैसे होंगे, तो वह निर्माण भी पूर्ण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ संग्रहालय के कार्य में एक ऐसी स्थिति जिसमें कि वहाँ पे श्रद्धालु आकर के संग्रहालय देख सकें, लगभग 1 वर्ष लगे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का।